चलो तो आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक, हाँ हाँ जी, दूसरा चैप्टर है। ठीक, उससे पहले कोई सवाल? टेस्ट वाला टाइम बचेगा तो क्वेश्चन ना लिखल कल परसों इस सब में हो जाएगा। कोई क्या क्या का बचा हुआ है? एगो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश का कौन सा चैप्टर? एलर्जी। तीने को ना है। ओ लिखा, ओ हेलो, कई गो टेस्ट बाकी है? 3 गो ना। हिंदी व्याकरण वर्ण वाला जो हुआ है उसका तो नहीं, उसमें और गलत है तो उसको आपको उससे पहले पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ बनता है वो। तो हिंदी है, इंग्लिश का दूसरा चैप्टर एलर्जी, इंग्लिश रीडर से क्या चीज वो जैसे पढ़ाई हुआ उसी तरह से आएगा। पहले पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा, फिर एलर्जी के ले लेंगे, उसके बाद फिर से हिंदी व्याकरण का ले लेंगे। ठीक, अब पढ़ाई शुरू किया जाए, इसी सप्ताह में कर दिया जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। आप लोग अपना किताब लेके आइएगा तो देखिए क्या रहेगा इसमें। कुछ बात है हम जो लिखे हैं, मेन पॉइंट लिखे हैं, कुछ ऐसा चीज जो बाहरी चीज है वो भी हम डाले हैं। यानी कुछ ऐसा चीज जो आपके किताब में है लेकिन यहाँ नोट्स में नहीं है, कुछ ऐसा चीज जो आपके किताब में नहीं है लेकिन यहाँ नोट्स में है। हाँ जी, उसके बाद दूसरा चीज, आपको जब ये पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट आएगा, डेट, नाम, ये सब। आप अपना किताब नहीं रखिएगा तो हाईलाइट कैसे कीजिएगा कि हमको याद करने की आवश्यकता है? किताब में तो बहुत सारा चीज है। तो आप लोग को बोलते हैं तो आप लोग किताब ले ही के नहीं आते हैं, तो मत आइए। कल लेना, शुक्रवार को ही ना बोले हैं कि आपके दिन अभी वीडियो में भी होगा वो समाजवाद साम्यवाद होगा। पहले ही बता देते हैं नया चैप्टर के बारे में। समाजवाद साम्यवाद तुमको नहीं पता है, कौन नहीं पता है तो ये भी हम बोले कि इतिहास के दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, समाजवाद साम्यवाद। बोले कि नहीं बोले हैं? मत लाइए, हमको कोई नुकसान उसमें नहीं है। चलिए शांति बैठिए। सबसे पहले हम लोग चैप्टर खोलेंगे तो चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। तो पहले हम लोग इसका अर्थ समझेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है। ठीक, आइए मत सोचियो कि क्लास चल रहा है तो नहीं पिटाएंगे। ठीक है, हाथ है ना, वहां जा ना सकते हैं, गोरो दे भगवान। यहाँ देखो, समाजवाद होता क्या है? समाजवाद उत्पादन में निजी स्वामित्व के जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। ये पूरा कहानी तुमको समझ में आएगा यहाँ से। ठीक ना, पहले डेफिनेशन जान लो, जब हम ये चीज बताएंगे ना समाजवाद की उत्पत्ति, तब कहानी तुमको पूरे तरह से समझ में आ जाएगा कि हम बता क्या रहे हैं। सबसे पहले जानो समाजवाद होता क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है, अलग अलग उद्योग है। तो समाजवाद का मानना होता है कि जो उत्पादन हो रहा है, तो देखेगा कि उत्पादन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो पूंजी लगाता है, मतलब जो मालिक होता है, और एक जो उसमें काम करता है यानी मजदूर। यानी 2 लोग, एक मालिक एक मजदूर। दोनों के बीच उत्पादन में जो इनकम होता है, मान लो कोई कंपनी है, फैक्ट्री है जो 1 लाख रुपए का उत्पादन किया, तो क्या मजदूरों में और मालिक में ये पैसा बराबर बटेगा? ज्यादा किसको मिलेगा? मालिक लेता है, मजदूर को कम मिलता है। समाजवाद का जो सिद्धांत वो इसी चीज को नहीं मानता है। वो चाहता है कि कोई निजी स्वामित्व न हो, यानी कोई एक मालिक न हो, बल्कि उत्पादन में दोनों का योगदान है। मालिक के पास पैसा था तो पैसा लगाया, मजदूर मेहनत किया तब न उत्पादन हुआ है। तो एक का पैसा एक का मेहनत है। तो जो भी उत्पादन हो
उसका जो वितरण हो वो कैसा हो, समान रूप में, यानी कि सब में बराबर बटे। दूसरे शब्दों में समझो तो समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। यानी इसको कौन ले लेता है, सरकार। और सरकार के हाथ में जब कुछ किया जाता है तो उस देश के जनता का होता है, यानी देश के जितने भी लोग हैं सबका उस पर अधिकार होता है। तो एक तरह से समाजवाद प्राइवेटाइजेशन को नहीं मानता है, वो मानता है कि सब चीज कैसे रहे, सरकारी हो, गवर्नमेंट के हाथ में हो। तो जो भी समाजवादी देश होंगे वहां पे प्राइवेट चीज नहीं होता है, सब क्या होता है, सरकारी। ठीक, तो ये चीज भी वो मानता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न करके सारे समाज के लिए होता है। अब सरकार द्वारा किसी भी चीज का उत्पादन किया जाएगा, कोई सरकारी फैक्ट्री है, कोई उद्योग है, तो वहां पे उत्पादन होता है, तो क्या उससे किसी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को लाभ होता है कि सबको उससे लाभ होता है, सबको लाभ होगा, क्योंकि वो सरकार का है तो सरकार उत्पादन करेगा, जो भी बचत होगी उसमें तो सरकार उसको नए नए योजनाओं में लगाएगी। और वो योजना किसके लिए, जनता के लिए, यानी वो सबके लिए है। तो यहाँ पे समाजवाद के जो विचारधारक है, जो इसके विचार से प्रभावित है या जो इस विचार को मानते हैं, उनका मानना होता है कि जो भी देश के अंदर कारखाना, संसाधन या जो भी चीज है, जो भी उत्पादन हो रहा है, वो किसके हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो। जब सरकार के हाथ में रहेगा तो उत्पादन किसी खास व्यक्ति के लिए ना हो करके पूरे देश के जनता के लिए, समाज के लिए किया जाएगा। ठीक, यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवाद वाले चाहते हैं कि समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाए, यानी शोषण मुक्त, कोई एक दूसरे का शोषण न करे। ये है तुमको समाजवाद। समाजवाद अगर पूछ दिया जाए कि क्या है, तो एकरा से ज्यादा तो तुमको डेफिनेशन नहीं लिखना है। चाहे तो तुम यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकती है, छोड़ सकता है, चाहे तुम यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकता है, पूरा भी लिख सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, अब समझो, यहाँ पे दो शब्द आया है, एक है समाजवाद और एक है तुमको साम्यवाद। ये दोनों देखो तो एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है। फर्क है, देखो समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है। अब ये चीज जो है तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन ये जान लो, क्योंकि इन दोनों में अंतर होता है। अगर अंतर नहीं होता तो यहाँ समाजवाद साम्यवाद क्यों लिखता। ठीक, तो जान लो क्या होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर केंद्रीय सरकार का स्वामित्व होता है, यानी जहां पे कोई अगर देश कह रहा है कि हम समाजवादी हैं, तो वहां पे जितने भी संसाधन, उद्योग होंगे, जितने भी उत्पादन होंगे, तो सब किसके अंडर में होगा, वहां की जो केंद्र सरकार है उसके अंडर में होगा, यानी पूरे को उसका अधिकार होगा, यानी सब कुछ सरकारी होगा। उसके अलावा यहाँ पे इसका स्वामित्व होता है, जबकि साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर केंद्रीय सरकार का स्वामित्व नहीं होता है। इन दोनों में निजी संपत्ति का स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है। निजी संपत्ति तो दोनों में खत्म हो जाता है, ना तो समाजवाद में कोई प्राइवेटाइजेशन होगा, कोई प्राइवेट कंपनी रहेगा, और ना ही साम्यवाद में कोई प्राइवेट कंपनी रहेगा। इन दोनों में से किसी में प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज और, इस वाले में सरकार होता है, सरकार होता नहीं है, सरकार होती है, सरकार स्त्रीलिंग। इस वाले में सरकार नहीं होती है, बस इतने का फर्क है। जहां पे समाजवादी शासन व्यवस्था है वहां पे सब कुछ सरकारी है, वहां पे सरकार है, कोई भी प्राइवेट कंपनी वहां पे नहीं रहेगा। साम्यवाद में भी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे सरकार भी नहीं रहता है। वहां पे समाज के जो लोग हैं उन्हीं का अधिकार रहता है, न कि कोई व्यक्ति का। समझ में आ गया कहाँ पे फर्क है। समाजवाद में सरकार होता है, साम्यवाद में सरकार नहीं होता है, इतने का फर्क है। बाकी न तो ये किसी प्राइवेट कंपनी को अधिकार देता है, न ये किसी प्राइवेट कंपनी को अधिकार देता है। रहेगा सब जनते के, लेकिन इसमें जनता का नेतृत्व करने वाला सरकार रहेगी, इसमें जनता का नेतृत्व करने वाला खुद वही रहेगा। समझ में आ गया समाजवाद और साम्यवाद? क्लियर चीजें? समाजवाद के पहले परिभाषा समझ में आ गया, जहां पे निजी स्वामित्व ना हो, सब कुछ सरकार के अंडर में हो, वो समाजवाद है।
जहां पे निजी स्वामित्व न हो और सरकार भी नहीं हो, तो वो साम्यवाद है। क्लियर? अब आगे देखो, सवाल था यहाँ पे, टॉपिक छोटा लिखे हुए हैं लेकिन कहानी को समझ लो, समाजवाद की उत्पत्ति हुआ कैसे। ठीक, घटना हम लोग को पढ़ना होगा 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में मुख्य रूप से ब्रिटेन से, बात याद रखना, तुमको आगे काम करेगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में। ब्रिटेन में एक नई शुरुआत हुई और शुरुआत का नाम है औद्योगिक क्रांति। ये सवाल पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो ब्रिटेन से हुई है। अब एक और सवाल है कि औद्योगिक क्रांति है का। देखो, औद्योगिक क्रांति जुड़ा हुआ है उद्योग से। ठीक, जब उद्योग में क्रांति आता है तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब इसमें कई सारे ऐसे बच्चा होंगे जिनको उद्योग भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो और उसको तोड़ के समझो। उद्योग नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तुम समझो फैक्ट्री, जहां मशीनरी से काम होता है, यानी सब कुछ काम किस चीज से होगा, मशीन से। फैक्ट्री तो समझ में आता है, जहां वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक, तो कैसे होता है, मशीन से। 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के मतलब की कब की बात हो रही है, 1700 ईस्वी का, लेकिन मुख्य रूप से मान लो 1750 के बाद से। ठीक, होता क्या है कि इस टाइम पर ब्रिटेन में नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगता है। ठीक, हर चीज के लिए नया नया मशीन बनने लगा था। अब जब नया नया मशीन बनेगा तो उसको लगाने के लिए जगह भी चाहिए। तो मशीन के बता रहे हैं कि क्या होता है खासियत, वो कम टाइम में ज्यादा उत्पादन करता है और बेहतर उत्पादन करता है। तो एक उदाहरण हम तुमको दे रहे हैं, जैसे उससे लेके चल सकता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में उसका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। उसका नाम है कपड़ा। तो कपड़ा उद्योग से हम शुरू करेंगे, बाकी को उसी आधार पे समझ लेना। कपड़ा उद्योग क्या था, पहले कपड़ा बनता था चरखा से, हाथ से, लेकिन 1750 के बाद ये चीज किससे होने लगा, मशीन से। अब मशीन से हुआ तो आज हम लोग जो कपड़ा पहने हैं देखो, और एक हाथ से बने हुआ कपड़ा देखो, क्या दोनों एक होगा? इसका क्वालिटी देखने में अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, तो इसकी मांग ज्यादा हो गई। तो वहां पे एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, क्योंकि ब्रिटेन को देखो तो लगभग पूरे दुनिया भर में तो अपना उपनिवेश स्थापित किए हुए है, तो बाजार तो उसके पास था। बस बेचने के लिए, उत्पादन के लिए हमको मशीन की आवश्यकता था उसको, तो मशीन भी वो बना लिया था। तो धीरे धीरे ब्रिटेन में फैक्ट्री पे फैक्ट्री, फैक्ट्री पे फैक्ट्री, इतना फैक्ट्री लगा ना कुछ ही वर्षों में कि तू अंदाजा नहीं लगा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते तुमको कि अभी तुम सोचो, दिल्ली सोचो, दिल्ली सोचते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चित्र बन रहा है, क्या होगा दिल्ली में? कुछ आ रहा है दिमाग में, तस्वीर है? तो चलो दिल्ली के। पटना सोचो, पटना तो गया है, चलो पटना सोचा, मन में क्या आ रहा है, क्या दिमाग में तस्वीर बन रहा है, बोलो? चिड़ियाघर बन रहा है, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग, खूब बड़का बड़का चौड़ा चौड़ा रोड, पी पा टी टा, ये सब चीजें बन रही है दिमाग में। वहां पे 2 शहर था ब्रिटेन में, एक था मैनचेस्टर और एक था तुमको लंकाशायर। ये दोनों मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है पढ़ने के लिए। ये 2 ऐसा शहर था कि दिमाग में जैसे ही आता था ना कि मैनचेस्टर, तो दिमाग में फोटो बनता था खाली फैक्ट्री के। यहाँ वहां क्या है, फैक्ट्री। जैसे बोले लंकाशायर तो दिमाग में चित्र किस चीज का बन रहा है, फैक्ट्री के। अभी हम तुमको बोले कि राजस्थान सोचो, दिमाग में क्या चीज का फोटो बनेगा, मरुस्थल के बना। वैसे ही यहाँ पे क्या बनता था, फैक्ट्री, उद्योग। और ये उद्योग पहले से नहीं था, आने वाले 10-20 सालों में ऐसा हुआ, 50 सालों में ऐसा हो गया। तो अचानक से जो ये परिवर्तन हुआ ना,
इसी को क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति। जब उद्योगों में अचानक से वृद्धि होने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति समझ में आया? अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम समझो क्या हुआ, तब यहाँ पे समाजवाद की उत्पत्ति होगा। उसके पीछे कहानी का है। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, जो पूंजीपति लोग थे वो क्या करने लगे? उद्योग लगाने लगे। और जो मजदूर थे, गरीब थे, किसान थे, वो लोग, आगे एक चैप्टर है 5 और 6 इतिहास में, वहां पे और बेहतर से उसको हम समझेंगे। तो वो लोग क्या करने लगे? मजदूर के तौर पे काम करने लगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी आते आते, यानी 1800 ईस्वी की बात करो, तो 19वीं शताब्दी में आते आते क्या हुआ कि इन मजदूरों का शोषण होने लगा। जो पूंजीपति वर्ग है, पहले तो औद्योगिक क्रांति आने से समाज दो भाग में बटा। औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि इसने समाज को दो भागों में बांट दिया। एक बना पूंजीपति वर्ग और दूसरा बना मजदूर। एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा मजदूर वर्ग है। तो ऐसे करके इसने क्या किया? समाज को दो भागों में बांट दिया। कौन? औद्योगिक क्रांति। अब इन दोनों के कहानी पढ़ो। पूंजीपति वर्ग जो पैसा लगाता था, फैक्ट्री का निर्माण करता था। मजदूर जो उस फैक्ट्री में काम करता था। ज्यादा हिस्सा कौन लेगा? पूंजीपति वर्ग जो मालिक है। मजदूरों को कम मिलता था। धीरे धीरे क्या होने लगा? ये पूंजीपति वर्ग इतना शोषणकारी बन गया, इतना शोषण करने लगा, इतना शोषण करने लगा कि इनका जीवन समझो कि एक तरह से क्या हो गया? नरक जैसा बन गया। ना तो इनको रहने की ठीक से व्यवस्था थी, स्लम पद्धति वाला नियम था इन पे, स्लम पद्धति भी आगे हम लोग को पढ़ना है। ना अपना संगठन बनाने का अधिकार है। काम आपको 16 घंटे 18 घंटे करना है। अच्छा वेतन नहीं है, क्योंकि यहाँ मजदूर की जरूरत है 10 गो, तो काम करने के लिए 50 गो तैयार था। तो ना तो अच्छा वेतन, ना काम करने का कोई टाइम टेबल, ऊपर से कोई सुविधा भी नहीं। आप बीमार पड़ते हैं, आप छुट्टी लेते हैं, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। ये होता है ना कि छुट्टी चाहिए, बीमार है, ये कुछ नहीं आइएगा, आपका पैसा कट जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक, अगर गलती से आपको फैक्ट्री में काम करते समय भी कोई दुर्घटना घट जाए तो आपको मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो इनकी जिंदगी क्या हो गई? बद से बदतर। ठीक, और पूंजीपति वर्ग अमीर से अमीर, अमीर से अमीर होते जा रहा था। तो एक चीज याद रखना, जब बुराई फैलता है तो बुराई को मिटाने वाला अच्छाई भी जन्म ले लेता है। तो दुष्टों को आने से पहले ही उसके सहारक भी आ जाते हैं। अगर रावण दुष्ट था तो उसको मिटाने के लिए राम भी आए थे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखो, जब पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण कर रहा था तो कुछ लोग भी आए। किसके लिए? मजदूरों के लिए। ठीक, इसमें कुछ नाम आएगा आगे तुमको, जिसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लां, कार्ल मार्क्स और भी कई सारे लोग। इन लोगों का नाम आता है जो इनके हक के लिए लड़ना शुरू किए। उन्होंने अपना एक नया विचार रखा, मजदूरों के पास क्या क्या चीज होना चाहिए, और उन्हीं के विचार को नया नाम दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? समाजवाद। समझ में आया समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ? पूरा कहानी कहां से फैक्ट्री लगा, फैक्ट्री से पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग आया, फिर इसने इसका शोषण किया, फिर इसके शोषण से इनको बचाने के लिए नए नए विचारक आए और उन्हीं के विचारों को नया नाम दिया गया, जिसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? अब समाजवाद को आज के टाइम पर दो भाग में बांटते हैं। जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे ना, जिसे बताया कि एक तुमको सेंट साइमन है, एक कार्ल मार्क्स है, ये दोनों अलग अलग भाग में आते हैं। उन दोनों भाग का क्या नाम है? यूटोपियन समाजवादी और वैज्ञानिक समाजवादी। अब समझो कि यूटोपियन क्या होता था और वैज्ञानिक क्या होता था। मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए लोग आए, वो अपने विचार रखे, उनके विचारों को हम लोग समाजवाद के नाम से जानते हैं। ठीक, वहीं से समाजवाद का जन्म हुआ। और ये विचारधारा के जो लोग थे वो दो भाग में बटे हुए थे। कौन कौन? यूटोपियन समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी। अब समझो यूटोपियन समाजवादी किसको कहते हैं?
जो शुरुआत में लोग हैं ना, जो मजदूरों के लिए बात किए कि मजदूर के अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपियन। शुरुआत के समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ते थे, उनको हम क्या कहते थे? यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। अब ये थे कौन, इनका सिद्धांत क्या था? यूटोपियन समाजवादी में जितने भी आए ना, चाहे सेंट साइमन हो, चार्ल्स फॉरियर हो, लुई ब्लां हो, ये तीन को नाम याद रखना, ठीक। ये लोग, यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी। एक स्वप्न में रहते थे, एक ऐसा कल्पना करते थे, एक ऐसे समाज के जो कभी सत्य हो ही नहीं सकता है, वो बन ही नहीं सकता है। वो वर्ग विहीन समाज का, शोषणहीन समाज का सपना देखते थे। और इनकी जो सिद्धांत होते थे, इनके जो आदर्श होते थे, जो भी सिद्धांत, जो भी विचार है, वो सब आदर्शवादी होते थे। जैसे कि इसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा तुमको, यूटोपियन मतलब बता दिए, स्वप्नदर्शी। इसमें एक व्यक्ति का नाम है सेंट साइमन। अब किताब तो लेके नहीं आया, हम वो चीज नहीं लिखे हुए, अपना किताब में देख सकता है, लिखा हुआ है। ये बोलते थे हमेशा सेंट साइमन कि हम लोगों को शोषण करने के बजाय मिलजुल कर प्रकृति के दोहन करना चाहिए। ना वो तो अंग्रेजी बोल रहे थे, फ्रेंच बोल रहे थे, हमरा तो हिंदी में समझना है। फ्रांस गए तो क्या बोलेंगे? फ्रेंच भाषा बोलेंगे। लेकिन उनका सिद्धांत को हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। इनका कहना था कि समाज ऐसा हो जिसमें कोई किसी का शोषण न करे, बल्कि सब मिलकर प्रकृति ने जो भी हमें दिया उसका उपयोग करे। क्या ऐसा कभी संभव चीज है? इनका एक और चीज तू याद रख सकता है सेंट साइमन का, जो इम्पोर्टेंट है, तुमको एग्जाम में पूछ देवा जाए, क्योंकि आजकल के तो जान ही रहे क्वेश्चन कैसे बनाता है। इन्होंने एक घोषणा किया था, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। अब सवाल तुमको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसको कार्य के अनुसार। किसने कहा? तो सेंट साइमन ने ये बात कही थी, ठीक। तो अब ये यहाँ से देख के सोचो कि ये जो बात बोल रहे हैं, क्या वो कहीं से सत्य अच्छा लग रहा है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समाज में सब मिलजुल के रहे, आए, एक दूसरे का शोषण करने के बजाय एक दूसरे के साथ रह के और सभी चीजों का उपयोग करें? शोषण तो हमेशा होगा ही, ठीक। तो ये चीज स्वप्न वाला चीज था, आदर्शवादी विचारधारा था। दूसरा में आते हैं चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर कौन है? ये ऐसा व्यक्ति जो आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। जो आज के उद्योग जो बढ़ रहा था ना उस टाइम पे, तो वो सब आधुनिक काल में आता है, तो उसके विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि ये चीज आगे बढ़े। वो किसानों को, मजदूरों को कहते थे कि आप छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में मजदूरी कीजिए, बड़े शहरों में मत आइए। आप आते हैं बड़ी संख्या में, उद्योगपति को जितना मजदूर की जरूरत रहता है उससे ज्यादा तो आप लोग आ जाते हैं, इसीलिए तो आपका शोषण करता है। हमको जरूरत है 10 मजदूर का, मजदूर यहाँ 50 तैयार है, तो सीधी सी बात है, जो संस्था में जाएगा हम उसको लेके जाएंगे। और कंपटीशन रहेगा तो लोग देखेगा कि 500 के पीछे कह रहे हैं, 300 में रहना, हम 300 में चलेंगे, कोई 200 में तैयार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जरूरत है 10 के, यहाँ मौजूद है 50। जरूरत 10 को और मजदूर 5 रहे ना, तब मजदूर की चलती है। 1000 दीजिएगा तो चलेंगे, ना तो जाइए। तो इसलिए बोलते थे कि जो भी मजदूर हैं वो छोटे शहरों की और कस्बों में ही रहे। इसके लिए उन्होंने एक और चीज का निर्माण किया था, फलांगस। किताब में होगा लिखल, ठीक। देखो इस तरफ ऊपर देखो, ऊपर ऊपर फलांगस लिखा हुआ है कहीं दूसरा लाइन में, ठीक। तो फलांगस के किए थे, लेकिन वो इनका सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद एक व्यक्ति है लुई ब्लां। ये व्यक्ति एकमात्र ऐसा जो राजनीति में थे, यानी कि राजनीति से संबंधित है। और इनका मानना था कि अगर मजदूरों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो सबसे पहले राजनीतिक स्थिति में सुधार करना पड़ेगा। जब तक राजनीति में सुधार नहीं करेंगे तब तक इनके आर्थिक जीवन में या सामाजिक जीवन में सुधार होने वाला नहीं है। क्योंकि सब ये नियम कानून कहाँ संबंधित है? किस चीज से? राजनीति से। इनको अधिकार कौन नहीं दिया है? सरकार नहीं दी है। अगर राजनीति में सुधार करके मजदूरों को अपना संगठन बनाने का, अपना मांग रखने का अधिकार दे दिया जाए तो उनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो लुई ब्लां का मानना था कि
हमको आर्थिक स्थिति में मजदूर के सुधार करने से पहले कहाँ सुधार करना है? राजनीतिक में। और कई सारे कार्य भी किए। आगे अगर पढ़ोगे समाजवादी सबको ग्रेजुएशन सब में, तो इन लोगों का पूरा सिद्धांत ही तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा कि क्या क्या ये सिद्धांत दिए हैं। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इनका। ठीक, ये तीन व्यक्ति जेकरा में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और लुई ब्लांक, ये तीनों व्यक्ति ने कॉमन चीजें की। तीनों कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक, एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट ओवन। ठीक, रॉबर्ट ओवन जो फ्रांस के नहीं थे, ये इंग्लैंड के थे या ब्रिटेन कहो। ठीक, तो ये पूछा जाता है, कई बार ये सवाल आया है, तो इंग्लैंड ऑप्शन में रहता है। बाकी तो हम बताएंगे कि इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, कुछ ही बोले समझो एक ही चीज की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ के उद्योगपति थे। इनका एक घटना है, इन्होंने एक काम किया है। उद्योगपति है लेकिन समाजवाद के समर्थक हैं। असल में समाजवादियों का लड़ाई किससे था? उद्योगपतियों से। जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो पूंजीपति वर्ग से न लड़ रहे थे। किसके लिए? मजदूर के लिए। यानी पूंजीपति वर्ग यानी किससे? उद्योगपति से। रॉबर्ट ओवन खुद एक उद्योगपति यानी बिजनेसमैन है, फैक्ट्री के मालिक है। लेकिन इस व्यक्ति ने एक काम किया। काम क्या था? यहाँ पे एक जगह है ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड, नाम सुना है? स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड मिल जाता ब्रिटेन। देखो स्कॉटलैंड में एक जगह है, स्कॉटलैंड में एक जगह, उस जगह का नाम है न्यू लुनार्क। स्कॉटलैंड में कौन सा जगह है? न्यू लुनार्क। यहाँ पे रॉबर्ट ओवन ने फैक्ट्री लगाया अपना। ठीक, फैक्ट्री लगाने के बाद क्या किया? मजदूरों को कुछ विशेष सुविधा दिया जो उस टाइम पे बाकी कंपनी वाले, बाकी उद्योगपति जो सुविधा नहीं देते थे, वो सुविधा कौन दे दिया? रॉबर्ट ओवन। अच्छा वेतन दिया बाकी कंपनी से तुलना में। देखो तो अब सोचो कि ये अपना ज्यादा पैसा खर्च कर दे रहा है किसमें? मजदूर पे ज्यादा वेतन दे रहा है, यानी कि अपना बचत का ज्यादा हिस्सा कहाँ खर्च कर दे रहा है? तो इसका उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए कि नुकसान होना चाहिए, ह्रास होना चाहिए? कैसे? हाँ, देखो पकड़ लिए तुमने। अगर ऐसे देखा जाए सिद्धांतिक रूप से, तो पूरा पैसा तो मजदूर पे खर्चा कर दे रहे हैं, तो हमारा तो उत्पादन में ह्रास होना चाहिए, गिरावट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। क्या हो गया? इसका उत्पादन में वृद्धि, इसके इनकम में वृद्धि हो गया। वृद्धि होने की वजह, जब मजदूरों को ये अच्छा वेतन दिया, तो जो मजदूर इसके उद्योग में काम करने वाले थे, वो ये सोच के काम नहीं करते होंगे कि तो उसका काम है, मालिक है। वो ये सोच के काम करता होगा कि ये हमारा काम है। और जब तुम्हारा मजदूर ये सोच के काम करने लगे कि ये मेरा काम है, तो वो परफेक्ट करके देगा तुमको। और जब परफेक्ट करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसके उत्पादन में क्या हो गया था? वृद्धि। तो ये इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर हम अपने मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अच्छा वेतन दें, उनका अच्छा ख्याल रखें, तो इसमें नुकसान नहीं होता है बल्कि वृद्धि होता है। क्योंकि वो आपके प्रति वफादार हो जाएगा फिर, और अपने काम को ईमानदारी से करेगा, तो आपको उसमें फायदा होगा। तो ये चार व्यक्ति यूटोपियन समाजवादी में आते हैं, यानी वैसे समाज में जो स्वप्न से भरा हो। एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे वो जो कभी सत्य नहीं हो सकता है। चार व्यक्ति का नाम याद रखना। कौन कौन? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लांक और रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के, बाकी तीनों फ्रांस के। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब दूसरा है तुमको, जिसका नाम है वैज्ञानिक समाजवाद। और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक मानते हैं इस व्यक्ति को। लड़का होने से इशारा कर रहा है कि इनका बाल दाढ़ी देखा, इनका बाल दाढ़ी को मत जाओ। ऐसे जो विद्वान होता है वो पागले रहता है, जो ज्ञान में डूब जाता है ना, उसको फिर शौक श्रृंगार के अब सत्य नहीं तो देखवे नहीं करता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ना हो रहा है। हाई लगाना है, हाउ लगाना है, क्रीम लगा के सुतना है, फिर उठते लगाना है, बाल में हवा मरवाना है, बउआ ऐसा बाल झाड़ के एकदम स्टाइल में बनाना है। ठीक, इस सबके फेर नहीं रहता है, वो हमेशा शोध करते रहता है, उसको पता नहीं रहता हमको क्या करना है। एक बात बताया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में
हमको भी शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे टीचर से सुने कि विश्वास करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा व्यक्ति जो अपना शादी का डेट भूल गए। सोचो क्या ये पॉसिबल चीज है? जो टीचर बता रहे थे कि हम खुद भौचक के रह गए। कोई अपन शादी के डेट कैसे भुला सकता है? लोग अपन गिनते रहता है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक ऐसा व्यक्ति जो अपना शादी के डेट भुला गए। आज शाम को उनको शादी है, वो अपना प्रयोगशाला में शोध करने में लगे हुए हैं। उनको पता नहीं क्या हमारी शादी है। हमने के ठीक होता है तो 3 महीना पहले ही से दिन गिनते रहते हैं। दिन बैठ जाए खाली कि फलना तारीख फलना महीना में है, गिनाते रहता है, रोज कटते रहता है कैलेंडर पर एगो। सोचो वो ज्ञान के किस लेवल पे वो गए हुए थे, कहाँ वो डूबे हुए थे। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। जब उस चीज में तुम डूब जाओगे तुम्हारे लिए वही सर्वोपरि हो जाएगा, तो नहीं याद रहता है। ऐसा व्यक्ति, इनके बारे में कहा जाता है, आइंस्टीन के बारे में, कि उनका अपना घर के एड्रेस नहीं याद रहता था, नहीं जानते थे। अब सोचो कि ये सब पॉसिबल चीज है, लेकिन हम भी सुने हैं। उस टाइम पे तो हम थे नहीं, लेकिन सुने। सोचो कि ये चीज हो सकता है, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। लेकिन सोचो किस लेवल तक गए होंगे कि जहां पे रहे घर का एड्रेस नहीं पता है। और आइंस्टीन के ही हम कहीं पढ़े थे, वहां से हम एक चीज और सीखे हैं। आइंस्टीन की कहानी था कि एक बार वो जा रहे थे तो अपना एड्रेस भूल गए, कहाँ जाना है पते न है। ठीक, तो वो बताते थे कि आइंस्टीन के घर जानता है, वहां हमको छोड़ दो। अपने नाम लेके, वो तो पूरे विश्व में प्रख्यात थे। अब जो उनके देश के आइंस्टीन का घर तो सब कोई जानता है। अब बताओ, जहां पे मुकेश अंबानी के घर होगा, कौन ऐसा ऑटो वाला होगा कि जो उसका एड्रेस नहीं जानता होगा? या कोई भी गाड़ी चलाने वाला कौन नहीं जानता होगा? सब कोई जानता होगा। वैसे ही उनका जानता था, वैसे जाते थे। तो शायद एक बार उनसे पूछा गया था कि आपको अपना एड्रेस फोन नंबर भी नहीं याद रहता है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो चीज हमको ढूंढने से मिल जाए वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उसको याद रखो जो ढूंढने से ना मिले। मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर तो हम ढूंढेंगे, हमको मिल ही जाएगा। हमको वो ढूंढना है जो ढूंढने से ना मिले, उसको याद रखना है। और देखो, तुमको साइंस में पढ़ो तो काका सिद्धांत को देके गए हैं, कितने हाई लेवल के। तो वो सारी चीजें उनको याद रहती थी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें उनको याद नहीं, क्योंकि याद रखने की उनको आवश्यकता नहीं थी, इसको ध्यान नहीं देते थे। दिमाग के काम का है, जिस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा वही चीज आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं इस दुनिया में। ठीक, अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स को आ जाए। जान गया कल विद्वानों के बारे में, थोड़ा कार्ल मार्क्स के जान लो। हाँ, ये कार्ल मार्क्स हैं। इनको ही वैज्ञानिक समाजवादी के जनक माना जाता है। ये व्यक्ति या इसके बाद के जो व्यक्ति आए वो स्वप्नदर्शी नहीं थे, आदर्शवादी नहीं थे। वो स्वप्न में नहीं रहते थे। वो सेंट साइमन के तरह ये नहीं कहते थे कि हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें कोई किसी का दोहन नहीं करेगा, बल्कि मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा। ये इस विचारधारा पे नहीं थे। इनका एक नारा आता है, मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने बेड़ियों के। ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। यानी कि मजदूर की स्थिति ऐसा था कि कुछ नहीं उनके पास खोने के लिए, एक बेड़ी है। बेड़ी कहती है मजबूरी, कि अगर हम काम ना करेंगे तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। वैसे भी तो भूखे है, थोड़ा सा और ठान लो ना तो उद्योगपति को तो टाइट कर देंगे, एकदम सीधा कर देंगे। ये कौन कहते थे? ये एक तरह से कहो कि यथार्थवादी थे। यथार्थवादी मतलब जो है सो देखते थे, कल्पना में नहीं जीते थे कि ऐसा करेंगे, अभी जो है उसके आधार पे। ठीक, तो इनके बारे में जान लो। कार्ल मार्क्स जन्म बात करो तो 5 मई 1818 को जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है ट्रियर नगर। वहां पे एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है कार्ल मार्क्स। ठीक, अभी देखो ना, पहले अभी जन्मे लिए तो ब्याह को पहुंच गया, यहाँ ना लिखल दिख रहा है तोरा, अब आने दो। ये समझ में आ गया। उसके बाद इनके पिता के नाम था हेनरी मार्क्स।
जो पेशे से एक वकील थे। माता के नाम तुम्हारे बुक में नहीं होगा, लेकिन हम डाल दिए हैं। माता के नाम क्या था? हेनरिट प्रेसबर्ग। ठीक। शुरुआत में इनके पिताजी किस धर्म को मानते थे? यहूदी धर्म को। लेकिन जिस तरह ये यहूदी धर्म को मानते थे, उसी टाइम पर हिटलर भी था। जन्म इनका कहाँ हुआ है? जर्मनी में। यहूदी के साथ हिटलर ने क्या किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है, 9th में पढ़ लिए। हाँ, आइंस्टीन को भी वहां से भागना पड़ा था और उनको भी भगा दिया। ठीक, देखो यहाँ पे तो ये समझ गया यहूदी। तो फिर ये कौन से धर्म को अपना लिया इनके पिताजी ने? ईसाई धर्म को। तो शुरुआत में इनके परिवार वाले किस धर्म को मानते थे? यहूदी को। बाद में ईसाई धर्म को अपना लिए। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करो तो बुक में तुमको 2 जगह नाम आता है, एक बोन विश्वविद्यालय, एक बर्लिन विश्वविद्यालय। ठीक। पहले ये बोन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, फिर 1836 में ये बोन विश्वविद्यालय छोड़ के कहां चले आए? बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई कंप्लीट किए। अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1843 ईस्वी में इन्होंने विवाह किया। किससे किया? इनकी बचपन की एक मित्र थी, यानी गर्लफ्रेंड थी। उसका नाम क्या था? जेनी। लइकन के मुंह पर मुस्कान है, गर्लफ्रेंड नाम से नहीं थे। ये देखो मुस्कान, यहाँ देखो। देखो, अरे प्रेम विवाह कोई खराब चीज ना है, करो ना। देखो फिर मुंह सिहार दिया, लेकिन इनका जैसन करो। पहले क्या किए? अपना पढ़ाई कंप्लीट किए, फिर अपन बचपन के मित्र से शादी किए। आप भी अपना जीवन में पहले मंजिल प्राप्त कर लीजिए, अपना पैर पर खड़ा हो जाइए, अपना सक्षम हो जाइए। फिर आपको कोई लड़का या कोई लड़की पसंद है तो अपना गार्जियन को कह दीजिए कि हमको उससे करना है। गार्जियन नहीं मानेगा तो कन्वेंस कीजिए, कन्वेंस हो ही जाएगा। प्रयास कीजिएगा तो हो ही जाएगा। उसको आपकी पूछिए, गार्जियन में वो डर रहता है, वो चाहता है कि हम अपना बेटा की या बेटी के बेहतर लड़का लड़की शादी करें। अगर वो विश्वास पर लड़का लड़की खड़ा उतर गया तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और है, वही जाति धर्म सब मैनेज करे पड़ता है। ठीक। तो इन्होंने अपना प्रेम विवाह किया अपने बचपन के मित्र से। ठीक, 1843 में। अब ब्याह करके मोग मेहरा नहीं बन गए हम इंजीनियर। अब देखो आगे क्या करेंगे। 43 में ब्याह किए, 44 में देखो क्या करेंगे। 43 में विवाह करने के पश्चात, यानी उसके बाद, कार्ल मार्क्स ने कहा चल दिया? वो चले गए पेरिस। कब? 1844 में। देखो ये बताइए। ठीक, जैसे ये पेरिस पहुंचे, वहां पे कार्ल मार्क्स को एक व्यक्ति से दोस्ती हुई, एक मुलाकात हुई, जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। अभी तो उनका से फोन करके पूछे पड़ेगा कि लेके गए थे कि ना। सवाल तो सही कि 21 साल ब्याह कहला हुआ है, औरत के लेके गए थे कि ना। अब एकला तो हमारा गहराई से पढ़े पड़ेगा। ई पर तो हम ध्यान न दिए कि वो अपना पत्नी लेके गए थे कि नहीं गए थे। ठीक। आई और दूसरा चीज देखो, जानकारी के लिए ठीक है, ठीक, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से देखो तो इम्पोर्टेंट। पहला एक चीज और, किताब से बाहर बोर्ड नहीं पूछता है, किताब ही में गोल गोल घूमते रहता है। ठीक। अब एक आध 2 क्वेश्चन अपवाद में आ जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको दोगुना ऑप्शन देता है। आप उसके लिए भी उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आपको दुगना ऑप्शन दिया ना भाई। 3 क्वेश्चन बनाना, 6 गो दिया हुआ, मान लो एगो किताब के बाहर ही से दे दिया था, क्या दिक्कत? 5 गो तो किताब से है ना। पढ़ा रहेगा तो बाहर वाला पर ध्यान थोड़े देगा। तो सब जिन ना पढ़ल ओकरे ये एगो बाहर से ले लो, 5 गो तो अंदर से अलबू कहे ना बना ले लो। ठीक। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मिले फ्रेडरिक एंगल्स से। अब एक चीज देखो, कोई व्यक्ति से तुम मिला और अगर उसका विचार और तुम्हारा विचार मैच किया तो तुम दोनों में गहरा दोस्ती हो जाएगा। और अगर विचार मैच नहीं किया तो उसी दिन से दोनों एक दूसरे से कट के रहेगा। दोस्ती की यही निशानी है, जब तक विचार नहीं मिलेगा तब तक तुमको दोस्ती नहीं होगा।
जिस दिन विचार मिलना भी अलग हो जाता है ना तो दोस्ती टूट जाता है। विचार में मतभेद, दोस्ती खत्म। यहाँ देखिए, कार्ल मार्क्स का जो विचार था वही विचार किसका था? फ्रेडरिक एंगल्स के। दोनों में क्या हो गई? दोस्ती, एकदम गहरा दोस्ती। दोनों के एक ही विचार था, मजदूरों के लिए काम करना। तो इन दोनों ने मिल करके 1848 में, एकदम याद रखना, 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिल करके साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। ठीक, इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके सवाल पूछ देता है। हम बोले ना कि किताब से बाहर नहीं पूछेगा, घुमाता है। इसको क्या कह देगा अंग्रेजी में? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के मैनिफेस्टो। बोलेगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लागू किया? तू कहे कि तो ना तो किताब में हल ना मास्टर बता ले, कहां से पूछ ले, वो सही चीज है। खाली क्या कर दिया है? अंग्रेजी कर दिया है। अब वो में रहता ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल आता है, तो ऊपर लिख देगा कम्युनिस्ट के हिंदी में कि कम्युनिस्ट। उसका अर्थ नहीं लिखेगा साम्यवादी, क्या लिखेगा? कम्युनिस्ट। जैसे ऐसे होता है ना कि APPLE एप्पल है, एप्पल माने तो सेव होता है, तो सेव ना लिख के ऐसे लिख देगा एप्पल। ये हिंदी हवा है, ये अंग्रेजी हवा। अर्थ इसका लिखना नहीं करेगा। अब जिसको अंग्रेजी इसका अर्थ हिंदी पता है बना लेगा। तू पढ़ के सेव और पूछ दे एप्पल, पते नहीं तो क्या किया, तो गड़बड़ हो गया। ठीक, ये एकदम MBBI क्वेश्चन। साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1848 में। कौन किया? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद 1867 में कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी, और ये किताब भी एकदम MBBI क्वेश्चन है। किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। ठीक, और इस किताब को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समझो, जैसे हम लोगों में हिंदू धर्म में भागवत गीता रामायण है, जैसे इस्लाम धर्म में मुसलमानों में कुरान है। ठीक, जैसे सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी प्रकार ईसाई में बाइबिल है, यानी पवित्र किताब। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र किताब, जिसपे ईसाई धर्म का पूरा सिद्धांत है, तो वो है बाइबिल। और समाजवादियों का बाइबिल ये है दास कैपिटल। जितना भी समाजवादी सिद्धांत होना चाहिए वो सब कहाँ मिलेगा तुमको? दास कैपिटल में। इसको लिखा कौन? कार्ल मार्क्स। प्रकाशित कब किए? 1867 में। तो सवाल पूछा जाता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। लिखा कौन? सब एकदम MBBI चीज है। ठीक, आगे देखो, कार्ल मार्क्स का अगर पूछा जाए कि किसके विचार से प्रभावित थे, तो उस व्यक्ति का नाम है हीगल। हीगल भी एक दार्शनिक है, फिलोसोफर। जैसे ये एक दार्शनिक है, विचारक है ना, वैसे हीगल थे। तो हीगल के विचारों को ये बहुत मानते थे। जो भी उनके सिद्धांत थे, जो विचार थे, उसको कार्ल मार्क्स बहुत मानते थे, तो उसके विचारों से प्रभावित थे। ठीक, उसके अलावे भी ये कुछ लोगों को मानते थे, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू को 9th में पढ़ा इनके बारे में, और रूसो। इन दोनों को 9th में बताए हैं, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के बारे में। तो 3 लोग से प्रभावित है। लेकिन पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में ना कि किससे प्रभावित है, तो याद रखना कौन होगा? हीगल, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित थे। आप समझो, क्वेश्चन के आधार पर, क्वेश्चन में तीनों दे दिया। कहाँ के था ना था उसको छोड़ो ना, पहले प्रभावित समझो। ठीक, सब लगभग उधरे के, सब यूरोपीय में रहेगा। अब इधर देखो, अगर ऑप्शन में हीगल है, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, एक और कोई नाम डाल दिया, हॉब्स डाल दिया, ठीक, या प्लूटो डाल दिया तुमको, तब तो तुमको एक ही व्यक्ति को चुनना है। किसको? हीगल। लेकिन अगर इन तीनों नाम को देके ऑप्शन में कर दिया इनमें से सब ही, तो तीनों से प्रभावित थे। ज्यादा प्रभावित इससे थे, लेकिन तीनों से प्रभावित थे। ठीक, उसके बाद सवाल दोनों तरह के बता दिए। एक तो रहेगा तो खाली ये अकेले रहेगा, या कोई ये अकेले, मान लो ये दोनों ना देखे, खाली मॉन्टेस्क्यू वाले आप पूछ रहा है कि किससे प्रभावित है, एक के ऑप्शन आ रहा है 3 में से, कौन? मॉन्टेस्क्यू। हम सवाल तो कोई एक तरह से बनाएंगे, लेकिन बोर्ड तो मेरे अनुसार नहीं बनाएगा, उसको जैसे स्वतंत्र है बनाने के लिए। एग्जाम में हो सकता है कि हम भी उलट फेर करके बार बार इसको बनाए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे तब वहां पे तीनों दे देंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि सबसे पहले किसको मानना है?
हीगल को, फिर बाद में न कहिएगा कि नहीं बताई थे, ठीक। बाद में ये दोनों है, तो अगर ऑप्शन में तो ठीक, न है तो कौन होगा, हीगल। आगे देखिए, अब इन्होंने सिद्धांत जो दिया कार्ल मार्क्स, उसको शॉर्ट में थोड़ा सा हम लोग खाली जान लेते हैं, टाइम बचा हुआ है, हम खत्म कर देंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, व्यवस्था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, राज्य विहीन या वर्ग विहीन समाज की स्थापना, ये सब इनका सिद्धांत है, ठीक। और मतलब कि जहाँ सरकार ना हो, वर्ग विहीन मतलब जहाँ पे समाज में जो बंटा हुआ था, पूंजीपति, उद्योगपति, सब चीज मजदूर वर्ग। अभी बताए ना कि साम्यवादी में सरकार को लोग नहीं मानता है, उस तरह के समाज, ठीक। और वैसे भी ये सब सिद्धांत तुमको पढ़ना नहीं है, खाली याद रखना है, क्योंकि ये अभी के चीज नहीं है। हो सकता है तुमको, हमको तो लगता है कि ग्रेजुएशन से पहले ये चीज पढ़ने के लिए तुमको नहीं मिलेगा कि ये सिद्धांत क्या था। किताब में इतना खाली नाम है, नामवा याद रखना है। ये नहीं पूछेगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या था, क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं। हाँ, ये पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लिखे, और ये आपको तो 4 नंबर में भी पूछ सकता है, क्योंकि 4 गो है, 5 गो, खाली इतना लिखना है आपको, ठीक। उसके बाद हम लोग तो इतिहास को पढ़ते हैं कि 3 भाग में बांटते हैं ना, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण है, ये अलग आधार पे बांटते हैं। ये समाजवादी सिद्धांत के अनुसार पहले कहते हैं आदिम साम्यवादी युग। अगर शुरुआत का टाइम देखो तो मनुष्य घूमता था, घुमक्कर था, खाना बदोश था, सब लोग मिल करके खाना इकट्ठा करता था, और फिर सब में बराबर बराबर बन जाता था, वहां कोई सरकार नहीं थी। तो वो कैसा युग था, जब शुरुआत करनी तो साम्यवादी युग था, जहां कोई सरकार की आवश्यकता नहीं था, सबका था और सबके लिए था, ठीक। उसके बाद दासता युग आया, धीरे धीरे गुलामों का टाइम आया। फिर यहाँ पे सामंती युग, यानी जो जमींदार वगैरह जो होते थे, राजा महाराजा वाला टाइम। और उसके बाद राजाओं का टाइम खत्म हुआ था, किसका युग आया, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, पूंजीपति युग। और उसके बाद फिर कौन सा आ गया है आजकल, समाजवादी। सरकारी तो है, सरकारी है ना आजकल, जिसे हमने में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है। तो समाजवादी जो सरकार के कंट्रोल में है, तो ऐसा कई सारा देश है, जैसे रूस को ले लो, समाजवादी देश है वो, वहां पे पूरे तरह से सब कुछ किसके कंट्रोल में है। अभी वो सब पढ़ेंगे हमने इसी चैप्टर में, उसको पढ़ना भी है रूस को, ठीक। तो समाजवादी युग, और उसके बाद है साम्यवादी युग है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि साम्यवादी युग अभी नहीं आया है, लेकिन एक दिन ये आएगा। यानी जहां से चले थे फिर हम कहां पहुंचेंगे, वहीं। यानी कि एक दिन ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां पे सबका सब कुछ सबका होगा, जैसे पहले होता था शुरुआत में मनुष्य की उत्पत्ति के समय। तो ये 6 चरण में उसको बांटते हैं, समझ गए इतना। अब देखो मार्क्स के प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, यानी कि मजदूरों के लिए जो संघ बनाया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, उसके बारे में जानो। ये बनाया गया कब, 1864 में, ठीक। इसका मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है, कार्ल मार्क्स को, क्योंकि उन्होंने ही ये किया था कि लोगों को, पूरे विश्व के मजदूर के लिए संगठन बनाने का प्रयास किए थे। और वहीं पे ये भाषण देकर कहे थे कि अगर मजदूर चाहता है कि मुक्ति करे, अपना इस चीज से बचे, मुक्त है, इस चीज से हम बाहर निकले, तो वो स्वयं ही कर सकता है अपने प्रयत्न करके, कोई और उसके लिए नहीं करना आएगा। जब तक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योगों में विज्ञान का प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। अगर आपको अपनी स्थिति में, विज्ञान में, मशीन में, या किसी भी चीज में सुधार करना है, तो सबसे पहले इस चीज में सुधार करना होगा। ये जो हाथ में ना स्वामित्व, व्यक्तिगत प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना होगा, तब होगा। और यहीं पे उन्होंने कहा था कि मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने बेरियों के, ठीक। उसको खो दो, यानी कुछ मजबूरी जो तुम्हारे पास है, जिसके कारण तू इतना घटन सहता है, इतना शोषण सहता है, अगर उस चीज को खाली तुम त्याग दो ना, तब फिर तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। तो वही खोने के लिए है तुम्हारे पास, ठीक। इनका अंतिम लक्ष्य क्या था, पूंजीवाद का विनाश करना। जो पूंजीवादी विचारधारा चला था उसको खत्म कर देंगे। इसमें एक और नारा दिया गया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना
अधिकार नहीं। ये सब इससे तुमको इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कार्ल मार्क्स चल दिए और उसके बाद भी द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था इनके मृत्यु के उपरांत। ये कब हुआ? 14 जुलाई 1889 को। कहां पे? पेरिस में। दोनों चीज इंपॉर्टेंट। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कहां हुआ, कब हुआ, ठीक। या पूछा जाए 1889 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय करके। सवाल कैसे बन सकता है? आप जब नोट्स पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 20 देश के लोग शामिल हुए, यानी 20 ऐसे देश थे जो पूंजीवाद के खिलाफ थे। लगभग 400 लोग थे प्रतिनिधि जो इसमें शामिल हुए, ठीक। और इसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा, ठीक। मजदूरों को काम का टाइम तय किया गया कि उनको काम कितना देर करवाया जाएगा, एक दिन में 8 घंटा। ये सब किसमें डिसीजन हो रहा है? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में। एक सवाल और, द्वितीय जैसे लघु में समझ लो। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के उपलब्धियां लिखे या इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई लिखे। कुछ भी पूछने के लिए आ सकता है, विशेषता लिखे तो यही सब लिख देना है। कहा 1 मई को एकता दिवस, 8 घंटे मजदूरों का कार्य दिवस, ठीक। और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सचिवालय बनाया गया। कहाँ? ब्रुसेल्स में। अभी तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ के लिए, जिसको ILO कहते हैं, उसका जो सचिवालय की बात करो तो जिनेवा में है। लेकिन उस टाइम पे कहां बनाया गया था? ब्रुसेल्स में बनाया गया था। ब्रुसेल्स पढ़ ले, राजनीति में भी पढ़ेली है। ये कर राजधानी वाली ब्रुसेल्स। बेल्जियम में किस चीज के लिए लड़ाई हो रहा था? भाषा पर। तो बेल्जियम के जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं पे इसका सचिवालय बनाया गया था। 1890 को यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। यानी अमेरिका में जो महादेश है वहां भी और यूरोप जो महादेश है वहां भी मजदूर अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और तब से 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कर लिया रे 45 तो आज भी तो चल ही रहा है। मजदूरों का आंदोलन आज खत्म हो गया है। आज भी उनका संगठन करता है, हमेशा शोषण होता है। अब 1890 वाला का मियां आज ले जिंदा है, पहले जिंदा रहेगा। आंदोलन तो हमेशा चलते रहा। क्या किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है? गांधी जी आए थे तो 1917 में तो किसान के लिए आंदोलन किए थे, तब किसान आंदोलन नहीं करता है। ये सब चीजें हमेशा चलते रहती है। यहाँ से याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। लास्ट पेज थोड़ा सा, क्योंकि ये बाहर की चीज है, यानी टॉपिक से बाहर दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा तुमको सर्वहारा वर्ग। ये सब कल आएगा, कल उसमें काम करेगा। सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। समझ गया? ये लोग जहां आते हैं, किताब में तुमको अलग ऐसे बना के लिखा हुआ होगा, वहां देख लेना है, उसी में चैप्टर में जाएगा था, ठीक। तो उसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। एक आएगा तुमको कल पढ़ने के लिए रूसी कैलेंडर। रूसी में पहले जो कैलेंडर चलता था वो था तुमको जूलियन कैलेंडर, और उसके बाद अपनाया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये सब रूस के जब क्रांति पढ़ेंगे ना, कल शुरू होगा वो, तो वहां पे देखेंगे। तो 1 फरवरी 1918 को जूनियर कैलेंडर को हटा कर किसको अपना लिया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। इन दोनों में एक अंतर है, इन दोनों में 13 दिन आगे पीछे। और ये सवाल इस बार आया हुआ था, इससे ये 13 दिन आगे चलता है। समझ गया? हाँ, तो जब रूस के क्रांति पढ़ेंगे ना तो वहां के घटनाओं में कंफ्यूजन होगा तुमको। इसके टाइम से इस वाले कैलेंडर से कोई और डेट आएगा और इस वाले कैलेंडर से कोई और डेट आएगा, तो उसको तुमको ध्यान नहीं रखना है। एगो कोई डेट याद रख लेना है और उसके बाद याद रखना है कितना दिन आगे पीछे है, 13 दिन, ठीक। मान लो हम पढ़े रूस के क्रांति 7 नवंबर को हुआ 1917 में, वो किस कैलेंडर के आधार पे है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज 7 नवंबर हुआ ना आया है, तो किससे पूछ रहा है? जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे है। जब 28, 29 ऐसी कोई डेट होगा तो शायद 28 तारीख का है, वहां देख लेंगे। ये पूछा गया था कि जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना दिन के अंतर है, कितना दिन आगे है। ये सवाल आया हुआ था, हमको याद है, देखिए। हाँ, 13 दिन ऐसा बताए हुए थे। हाँ, ये चीज हमसे गलती हुआ ना कि सब चीज के बार बार हम रिवीजन नहीं करवाएं।
ये एक हमसे गलती है। अब वहां हम देखे गए हैं। उसके बाद ये वाला तो तुमको हम राजनीति में सब बता दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ दिवस कब मनाते हैं, ठीक, कौन मनवाता है और कब से मन रहा है, तीनों चीज हम बताए हुए हैं। यहाँ तक खत्म। तो आज के लिए तुम लोग को इतना ही था। कल हम रूस के क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है।